हेलो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भैया आप सभी देख रहे हैं मुकेश एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग डेली का डेली ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास में डियर हम लोग कवर करेंगे 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि बच्चों के द्वारा एग्जाम रिव्यू में मिले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना आपके कीमती समय को गंवाए हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया भैया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी 76वां। तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का 76वां दिवस मनाया गया। और इस दिवस पे जो मुख्य अतिथि थे भैया, मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो थे। प्रबोवो सुबियांटो थे। और इस दिवस की थीम क्या थी। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यानी 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी भैया। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया कि 2025 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया। भैया मैं बात करूँ अगर इस प्रश्न का, तो ये प्रश्न जब से मैं एनालिसिस करा रहा हूँ कम से कम 10 से 12 बार अब तक आ चुका है। यानी पता नहीं एग्जामिनर को कितना प्यार है इस क्वेश्चन से। हर एक दिन के पेपर में शिफ्ट 1 शिफ्ट या शिफ्ट 3 में किसी न किसी शिफ्ट में एक बार ये क्वेश्चन आ ही जा रहा है देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जरूर एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में भैया रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्वेश्चनों का। लगभग हम अगर कहें अपने अनुमान गेस से, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और बहुत सीरियस होकर एनालिसिस को देखिए, और क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड बने तो हम लोग जरूर उसको कैच कर पाएँ। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन था कि 2025 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए, सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स भैया एक अमेरिकी जिम्नास्ट थे। ठीक है, सिमोन बाइल्स अमेरिकी जिम्नास्ट थे, जो कि इस बार लारिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई भैया। तो 25वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि 2024 से 2025 का यूईएफए चैंपियंस लीग किताब किसने जीता। तो 2024-2025 का जो यूईएफए चैंपियंस लीग किताब है भैया, ये पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। कौन जीता भैया। तो पेरिस सेंट जर्मन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ इस क्वेश्चन पे, तो 31 मई 2025 को यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 का ये 70वां संस्करण था। कौन सा भैया। तो 70वां संस्करण था। और मैं बात करूँ ये फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था। तो फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिक में खेला गया था। फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिक में खेला गया था। और फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियंस लीग खिताब जीता। ठीक है डियर। और फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसरे डीपे को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। यानी फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसरे डूप को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 4 यह कि वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत की रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी 6,81,210.27 करोड़ रुपया। 6,81,210.27 करोड़ रुपया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर यहाँ कि मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, राजीव गौबा। इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ डियर, तो मार्च 2025 में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया कि निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी 12,500 करोड़ रुपये। 12,500 करोड़ रुपये निसार मिशन की कुल लागत है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी भैया मिशन एक संयुक्त है। ठीक है, मिशन एक संयुक्त नासा और इसरो परियोजना है। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1.5 बिलियन यूएसडी है। ठीक है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 12,500 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, और यह अब तक के सबसे महंगे पृथ्वी और लोकल उपग्रह मिश्रण में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 7 है
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी डियर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP का दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, सिंगाना आगरा उत्तर प्रदेश में। सिंगाना आगरा उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ डियर, तो भारत सरकार ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश की आगरा जिले के सिंगाना में करने को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने डियर पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश की आगरा जिले के सिंगाना में करने की मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन योजना शुरू की है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, हर घर लखपति। हर घर लखपति। मैं बात करूँ डियर इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हर घर लखपति नाम से एक रिक्योरिंग डिपॉजिट RD योजना लॉन्च की है। इस स्कीम का उद्देश्य जो है डियर, ग्राहकों को छोटी छोटी मासिक बचत के माध्यम से 1 लाख रुपया या उससे अधिक की राशि जमा करने में मदद करना। यानी डियर जो हर घर लखपति योजना है, जो हर घर लखपति योजना है SBI का, उसका एक ही उद्देश्य है कि ग्राहकों को छोटी छोटी मासिक बचत के माध्यम से 1 लाख रुपया या उससे अधिक राशि जमा करने में मदद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है डियर कि मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यानी भैया हिमालय पर 31 बार सफलतापूर्वक चढ़ने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो कामी रीता शेरपा के नाम पे है। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, डियर मैं बात करूँ 27 मई 2025 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 31 बार सफलतापूर्वक चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। यानी इसके पहले भी जो विश्व रिकॉर्ड था हिमालय पर चढ़ने का माउंट एवरेस्ट पे, वो भी रीता शेरपा के नाम से ही था। ठीक है, जिन्होंने 25 में 31वीं बार सफलतापूर्वक चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी समतल दर्पण। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी कीटनाशक। ठीक है, बात करो डियर की बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन जैसे DDT, कीटनाशक, भारी धातुएं खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यानी जैव आवर्धन सिर्फ जहरीले अभिघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायनों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिध्वनि इको किस दूरी पर नहीं होगी? तो प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी 10 मीटर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में वृषण टेस्टिस उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं? तो भैया जो मनुष्य में वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? तो जो वृषण है डियर टेस्टिस उदर गुहा के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि शुक्राणु यानी स्पर्म के सही उत्पादन और परिपक्वन यानी मैट्रुएशन के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अंडकोश नामक थैली यह आवश्यक ठंडा वातावरण प्रदान करती है जिससे शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है भैया ठीक से हो पाती है। ठीक है, यानी ये जो बॉडी का हमारे टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी कारण जो भैया हमारा अंडकोश होता है अंडकोश नामक जो थैली है उसे ठंडा वातावरण प्रदान करती है, जिसके कारण से वह शुक्राणु जनन प्रक्रिया में ठीक से हो पाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14। काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है डियर वो है Ke=12 mv², यानी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 15। कार्बन के किस अपरूप का आकार खष्टभुज यानी हेक्सागोनल आकृति की होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्षार धातु यानी एल्किल मेटल कौन सा नहीं है? मैं बात कर रही है कि क्षार धातु जो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डियर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। ठीक है, ये सभी हमारे क्षार धातु हैं। ठीक है, और जो कि भैया समूह 1 में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे क्षार धातु थे, लेकिन क्वेश्चन में जो इनमें से नहीं रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बना होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डियर कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो करेक्ट ऑप्शन है डी यानी मनु भाकर, मनु भाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी यानी गोल्ड फाइल पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है भैया। तो अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी डियर रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था स्वर्ण पन्नी पर, उसके बारे में इन्होंने ये बताया कि कुछ कण तो सीधे चले जाते हैं बट कुछ कण जो होते हैं मुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किस बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी फोकस से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो प्रतिबिंब के बाद वह विस्तृत यानी डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, और वह किरण दर्पण के पीछे स्थित फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या था भैया, ऑप्शन नंबर सी यानी फोकस से। ठीक है, फोकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भैया कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कि चीनी क्या होता है भैया, पानी में अस्थायी रूप से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर यहाँ पे कि सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है। तो एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है भैया, तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करूँ डियर, तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध सूची है। यानी क्या क्या दर्शाती है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डियर। जैसे यह बताती है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है, कौन कम है। ठीक है, पॉइंट 2, कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, और क्या बताती है डियर कि कौन सी धातु अम्ल पानी या नमक विलयन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, और साथ में डियर ये भी बताता है यानी दर्शाता है डियर कि धातुओं की विस्थापन अपक्रिया को समझने में मदद करती है। ठीक है, यही सक्रियता श्रेणी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया आपका सी यानी 59%। करेक्ट ऑप्शन क्या है भैया, 59% जो क्षेत्र है वो भूकंप के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा डियर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है डियर 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो 2025 का जो विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप था भैया वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये था भैया सिंगापुर में। कहाँ पे, सिंगापुर में। तो उम्मीद करता हूँ डियर कि हम सभी इस क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।